नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिहारी। दोस्तों, बिहारी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप जितनी भी जानकारी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से ली गई है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, गोविंद पांडे और पुनीत राय की किताबों से संकलित की गई है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारा समय लगता है और बहुत सारी एडिटिंग लगती है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक लोगों तक इसको प्रेषित करने का प्रयास करना है। दोस्तों, बिहारी के बारे में बातचीत की जाए तो रीतिकाल के 3 काव्यधारा चलती है: रीतिवत, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिसिद्ध काव्यधारा का एकमात्र कवि माने जाते हैं बिहारी। बिहारी को ही रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है और इनके अगर बात करें जन्म की तो 1595 गांव बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। अर्थात इनका जो ससुराल था वो इनका ससुराल था मथुरा और इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। पिता केशव राय थे और कहीं न कहीं पर केशव राय पर निवार्क संप्रदाय का प्रभाव था और जिसके कारण ये प्रभाव बिहारी पर भी पड़ता है। और निवार्क संप्रदाय में केशव राय उनके पिता भी रहे थे और बिहारी भी निवार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो नर हरिदास इनके गुरु का नाम था। बिहारी की मृत्यु जो हुई थी वो 1663 में हुई थी। अगर बिहारी की जाति की बात करें तो माथुर था। माथुर चतुर्वेदी इनकी जाति थी। बिहारी सतसई का जो रचना है बिहारी सतसई, उसका जो रचना काल माना जाता है, जो समय माना जाता है, वो 1662 माना जाता है। भाषा बिहारी सतसई की बात करें तो ब्रज थी। तो पूरे रीतिकाल में आप कवित सविया छंद को देखते हैं और आप दूसरा क्या देखते हैं कि भाषा जो थी वो ब्रज थी। अगर हम बिहारी सतसई में छंद की बात करते हैं तो दोहा बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखा गया था। इसमें 713 छंद थे। यहाँ पे 713 छंद की बात करें तो दोहों की संख्या जो 713 मानी थी वो डॉक्टर नगेंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो बिहारी सतसई रचना जो है वो उसका संपादन डॉक्टर रत्नाकर जी ने किया था। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगर शुक्ल के अनुसार देखें कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं तो 700 आएंगे। अगर आपके सामने बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है इस तरह का प्रश्न पूछा है तो विकल्प 713 भी है और 719 भी है। तो आपने 713 पर टिक करना है और 719 पर टिक तभी करना है जब 713 का विकल्प आपके सामने नहीं होगा। अब देखिए, रीतिकाल का जो काव्य रूप रहा था वो मुक्त काव्य रहा था। काव्य के 2 रूप माने जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। ये मुक्त काव्य कृष्ण काव्यधारा और रीतिकाल के संपूर्ण काव्य पर लगभग बहुत अधिकांश कवियों ने इस मुक्त काव्य में ही रचनाएं लिखी थी। अगर हम रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि की बात करते हैं तो बिहारी को ही माना जाता है। प्रमुख रस स्योग रस स्योग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं, एक स्योग और एक वियोग।
और संयोग रस का वर्णन बिहारी सतसई में मिलता है। अगर हम बिहारी सतसई में संप्रदाय की बात करें तो मैंने ऊपर ही इस बात को बताया था कि ये निवार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो केशव राय जो रीतिकाल के कवि हैं, केशव जी, वो भी निवार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इसके अतिरिक्त बिहारी को मथुरा चौबे भी कहा जाता है। जब रामचंद्र शुक्ल की किताब को आप पढ़ते हैं तो बिहारी के संदर्भ में सबसे पहले इन्होंने यही कहा था कि ये मथुरा चौबे कहे जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, जो काव्य संप्रदाय है, रामचंद्र शुक्ल इनको रसवादी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल खुद रसवादी आलोचक माने जाते हैं, इसलिए इन्होंने बिहारी को क्या माना था? रसवादी माना था। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी माना था। ये सभी जो तथ्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम राधाचरण गोस्वामी की बात करें तो इन्होंने बिहारी को पीयूष वर्षीय मेघ कहा है। ये नीचे भी मैंने इसको संकलित किया है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बिहारी के जो आश्रयदाता थे वो जयपुर नरेश जय सिंह को माना जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह को माना जाता है। कहा जाता है कि ये अपनी छोटी रानी से प्रेम में इतने लीन थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह पर बिहारी ने एक दोहा लिखा था जिसका नाम था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही का, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। कहते हैं इस पर महाराजा बाहर निकले और तभी बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया था। और फिर 1645 में बिहारी ने सर्वप्रथम जयसिंह को उक्त दोहा लिखकर भेजा, जिससे प्रसन्न होकर जयसिंह ने काली पहाड़ी किसको दी थी? बिहारी। ये काली पहाड़ी जो गांव था वो बिहारी को दिया था। और प्रत्येक छंद पर एक मोहर पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। एक एक दोहे पर इनको एक मोहर पुरस्कार के रूप में दी जाती थी। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि जो बिहारी सतसई है वो ऐसी रचना है कि रीतिकाल में सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से गिनी जाती है। इस रचना पर जो प्रभाव मिलता है वो पहला मिलता है गाथा सप्तशती। 3 रचनाओं का प्रभाव मिलता है। गाथा सप्तशती जो हाल या शालिवाहन की रचना है और ये प्राकृत भाषा में है। इसको आपने याद रखना है। अगर हम बात करें गाथा सप्तशती हाल की रचना है और प्राकृत भाषा में है, और इस रचना का बिहारी सतसई पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलता है। अगर हम इन टीकों की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो इसी रचना का मिलता है। आर्या सप्तशती की बात करेंगे तो गोवर्धनाचार्य की रचना है और ये संस्कृत में है, और इसका प्रभाव भी बिहारी सतसई पर मिलता है। अमरूक शतक की बात करेंगे तो अमरूक की रचना है और ये संस्कृत में है। इन तीनों रचनाओं में फिर भी हम प्रभाव की बात करेंगे, इन तीनों रचनाओं का प्रभाव बिहारी सतसई पर मिलता है। ये थोड़ा सा सतसई ठीक कर लीजिएगा, है ना। इन तीनों में अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मिलता है वो गाथा सप्तशती का ही मिलता है। अब देखिए, जो संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं, उन्होंने लिखा था कि हाल गाथा के और गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। आपसे जब पूछा जाए छोटे छोटे करके भी कि बिहारी दोहा के बादशाह है, किसने कहा था, तो आंसर होगा आचार्य बलदेव उपाध्याय। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अब देखिए, रामचरितमानस की बात करते हैं तो जिस तरह से
रामचरितमानस पर सबसे पहले रामचरण दास ने टीका लिखी थी, उनके बेटे थे वो। उसी तरह से बिहारी सतसई पर जो पहला टीका लिखा था वो उनके बेटे ने लिखा था, कृष्णलाल ने। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो टीका लिखी गई थी वो रामचरितमानस पर लिखी गई थी और दूसरे नंबर पर आती है बिहारी सतसई पर। अब देखिए, बिहारी सतसई की जो टीका है वो इस प्रकार से है। कृष्णलाल कवि ये बिहारी के पुत्र माने जाते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम टीका लिखा था। बिहारी पर सबसे प्रथम टीका किसने लिखा था? तो कृष्णलाल कवि ने लिखा था। किस छंद में लिखा था? सवैया छंद में लिखा था। अब देखिए, हम रीतिकाल के छंद की बात करते हैं तो कवित और सवैया सबसे ज़्यादा लोकप्रिय छंद रहे थे रीतिकाल के। अगर हम बात करेंगे रीतिकाल के नायक और नायिका राधा और कृष्ण को माना जाता है। ये भी हम नीचे और विस्तार से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सुरती मिश्र की बात करेंगे तो इन्होंने बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका 1737 ईस्वी में लिखी थी। ये भी इनकी टीका मानी जाती है। आगे चलते हैं तो करण कवि ने साहित्य चंद्रिका किसकी रचना है? करण कवि की है और ये भी 1737 ईस्वी में लिखी थी और ये भी बिहारी की टीका मानी जाती है। प्रभुदयाल पांडे आधुनिक खड़ी बोली की टीका 1896 में लिखी थी। अंबिकादत्त व्यास की बात करेंगे तो बिहारी बिहार ये रोला छंद में लिखी गई टीका मानी जाती है। बिहारी बिहार कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि बिहारी बिहार किस छंद में लिखी गई है? तो रोला छंद में। अब देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करेंगे कि बिहारी रत्नाकर 1921 में खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका लिखी गई थी और इन्होंने 713 दोहों का वर्णन किया है। खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका किसको माना जाता है? बिहारी रत्नाकर को माना जाता है। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी। अगर हम श्रृंगार सप्तशती की बात करते हैं तो श्रृंगार सप्तशती के जो लेखक है वो परमानंद है और ये संस्कृत में लिखी गई है और ये बिहारी की टीका मानी जाती है। आनंदीलाल शर्मा की बात करेंगे तो फिरंगी सतसई ये आपको याद रखना है, फारसी में है, इम्पोर्टेंट है। फिरंगी सतसई जिसको हम कहते हैं कि है ना, ये किसकी है? आनंदी शर्मा की। अगर हम मुंशी देवी प्रसाद प्रियतम की बात करेंगे तो उर्दू शेरों में भावानुवाद किया था और इनकी जो रचना थी वो गुलदस्त बिहारी थी। ये उर्दू में लिखी गई थी और किसकी रचना है? गुलदस्त बिहारी मुंशी देवी प्रसाद प्रियतम की। और बिहारी की ये टीका बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी थी। अगर हम तुलनात्मक पद्धति की बात करते हैं कि बिहारी सतसई पर सतसई में एक ऐसी टीका है जो तुलनात्मक पद्धति पर लिखी गई है, तब नाम आता है संजीवनी भाष्य पद्म सिंह शर्मा। इसके अतिरिक्त लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका लिखी थी। दोस्तों, हाँ, ये सभी जो लिखी गई टीकाएं हैं वो हिंदी साहित्य की क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, बहुत पूछा जाता है, कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे ना तो सिर्फ 4 या 5 टीकों का उन्होंने लिखा है कि इन टीकों में 4-5 टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका, है ना, और भी जो टीकाएं हैं 2-3 और भी हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 4 और 5 टीकों का वर्णन रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगर हम आलोचनाओं की बात करें ना तो बिहारी और सादी ये आलोचना ग्रंथ किसने लिखा था? 1907 में पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन पद्म सिंह शर्मा ने लिखा था। अगर देव और बिहारी की बात करेंगे तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था और बिहारी और देव की बात करेंगे तो भगवान दीन ने लिखा था। बिहारी और बिहारी की बागविभूति ये जो दोनों आलोचनाएं हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। अब देखिए, नीचे चलते हैं तो बिहारी महत्वपूर्ण है कि बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ
कवि हैं। ये आचार्य तत्व न स्वीकार करने वाले कवि थे। आचार्य तत्व की जब बात करेंगे तो आपने याद रखना है, ये रीतिबद्ध कवियों को कहा जाता है आचार्य। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। तो हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का सर्वाधिक परिचय बिहारी ने दिया है। समास शक्ति पद्धति जो थी, इसके कारण बिहारी को बहुत ज़्यादा जाना जाता है। आपको याद रखना है समास पद्धति। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण कवि माने जाते हैं, जो बिहारी के बेटे थे। बिहारी सतसई के दोहों का पलवन रोला छंद में करने वाले जो कवि थे वो अंबिका दत्त व्यास थे। इम्पोर्टेंट है, बिहारी सतसई के दोहों का पलवन रोला छंद में करने वाले अंबिका दत्त व्यास माने जाते हैं। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका किस छंद में लिखी थी? तो सवैया छंद में लिखी थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर कथनों की बात करते हैं तो बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने कहा था, संजीवनी भाष्य में कहा था। बिहारी के दोहों को का संस्कृत में अनुवाद करने वाले परमानंद दास थे। परमानंद दास ने बिहारी सतसई के दोहों का संस्कृत में किस नाम से अनुवाद किया था? श्रृंगार सप्तशती के नाम से अनुवाद किया था। दोस्तों, एक ही पॉइंट को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो एक ही वीडियो में आपको प्राप्त हो रही है, और मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप मुझसे मैसेज करिएगा 80 917 37 287, ये व्हाट्सएप है। मैं आपको व्हाट्सएप पे इस PDF को भेज दूंगा। इसमें कोई चार्जर नहीं है, आपको फ्री मिल जाएगी। अब ये देखिए, बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर छंद बनाने वाले कवि कौन है? ये कृष्ण कवि है, आपको पता है, सवैया छंद में, है ना। अब बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहने वाले जो आलोचक थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बिहारी को चौथा रत्न मानने वाले कौन थे? ये लाला भगवान दीन थे। पहला रत्न सूर को माना था, दूसरा तुलसी को माना था, तीसरा केशव को माना था और चौथा जो माना था वो बिहारी को माना था। ठीक है, बिहारी को चौथा रत्न माना था। ये किसने माना था? लाला भगवान दीन ने माना था। बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहने वाले आलोचक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। बिहारी के दोहों पर प्रसन्न होकर जय सिंह ने कौन सा गौ पुरस्कार में दिया था? तो काली पहाड़ी पुरस्कार दिया था। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का कथन है और बिहारी के संदर्भ में कहा था। कहते हैं ना कि इनके जो दोहे हैं वो छोटे छोटे जरूर है, पर उनके जो भाव हैं वो बहुत गहरे हैं। कहा भी जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यो नामक के तीर, देखन में छोटे लागे बांधे सकल शरीर। ये बिहारी के संदर्भ में कहा जाता है। तभी रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में ये कथन कहा था। रामचंद्र शुक्ल इनकी आलोचना, इनके प्रेम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इनकी कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। इसमें जो प्रेम का भारीपन है वो बहुत ज़्यादा है, जो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति के प्रेम में भारीपन ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद की श्रेणी में चली जाती है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन उनके संदर्भ में कहा था। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। बिहारी ने सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? देखिए, वियोग वर्णन का उपहास किया है, और इनमें योग वर्णन ज़्यादा किया है, और वियोग वर्णन में जब ये जाते हैं तब ये उपहास का कारण बन जाते हैं। ये शुक्ल के अनुसार है और ये सर्वमान्य रूप से भी माना जाता है। अब देखिए, राधाचरण गोस्वामी की बात करते हैं तो राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ भी कहा है।
है ना, इतना आपको पता है। पीयूष मर्सिये मेघ का है, जिसके उदय होते ही सूर्य और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। ये राधाचरण गोस्वामी जी कहते हैं। बिहारी सतसही की रामचरित के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति या प्रचलित कृति मानने वाले जो आलोचक थे वो श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। ये श्याम सुंदर दास वही हैं जिसके जो आलोचना एक बहुत प्रसिद्ध है, रूपक रहस्य, इनकी आलोचना है श्याम सुंदर दास। अब देखिए, रामचरित मानस के बाद सबसे अधिक जो प्रचलित है, प्रचारित कृति है, वो बिहारी सतसई को किसने माना था? श्याम सुंदर दास ने माना था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बिहारी को हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि माना किसने माना था? तो विश्वनाथ सिंह ने माना था कि हिंदी साहित्य का बेजोड़ कवि बिहारी को किसने माना था? बिहारी सतसई के आधार पर विश्वनाथ सिंह ने माना था। अगर हम बिहारी की वाग्विभूति की बात करेंगे तो विश्वनाथ सिंह की ये रचना मानी जाती है, ये आलोचनात्मक रचना है। अब देखिए, संपूर्ण विश्व में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये कथन किसका है? गिरिसन का कथन है। अगर हम फरंगी सतसई की बात करेंगे तो आनंदीलाल शर्मा, ये दूसरी बार रिपीट हो गया है। बिहारी सतसई का जो टीका था अमर चंद्रिका नाम से किसने लिखा था? सुरती मिश्र ने लिखा था। इस तरह से मैं आपको दोबारा से प्रश्न को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। बिहारी सतसई का सरल टीका किसने लिखा था? भगवान ने लिखा था, लाला भगवान दीन जी ने लिखा था। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका से किसने लिखा था? लल्लू लाल जी ने लिखा था। अगर हम राम सतसई की बात करेंगे तो राम सहायदास ने लिखा था, और सतसई बरनाथ ये ठाकुर जी ने लिखा था। अगर हम बिहारी सतसई की सर्वश्रेष्ठ लिखने वाले कवि की बात करेंगे तो जगन्नाथ दास रत्नाकर आते हैं। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किस नाम से टीका लिखी थी? तो बिहारी रत्नाकर के नाम से टीका लिखी थी। और बिहारी जो रत्नाकर है वो खड़ी बोली में लिखी गई टीका मानी जाती है। अगर हम बिहारी सतसई पर टीका ब्रज भाषा में लिखने वाले की बात करें तो राधा कृष्ण चौबे हैं, जो उनके कृष्ण जो है वो, है ना, इनके बेटे थे बिहारी के। मुंशी देवी प्रसाद उर्दू शेरों में बिहारी सतसई का अनुवाद किया था या टीका लिखी थी। आनंदीलाल शर्मा की बात करेंगे, फिरंगी सतसई पर फारसी में ये रचित है। अब देखिए, अगर मैंने बताया था ऊपर कि बिहारी या रीतिकाल के जो नायक और नायिका है वो राधा और कृष्ण को रखा गया था। यहाँ पे राधा की बात करेंगे तो राधा बिहारी की जो थी वो बाचाल थी, और जो अब सूरदास की राधा की बात करेंगे तो मूक राधा है। अगर नंददास की राधा की बात करेंगे तो वो तर्कशील थे, तर्क पर बात करती है। अब देखिए, बिहारी में जो ऊहात्मक उक्तियाँ मिलती है उस पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव मिलता है वो फारसी कविता का मिलता है। अगर हम फारसी साहित्य की बात करेंगे, ये रीतिमुक्त काव्य धारा में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। अब देखिए, बिहारी सतसई का प्रथम छंद कौन सा है? नर की अरु नल नीर गति एक एक करी जोई जोर। ये पंक्ति बिहारी सतसई का प्रथम छंद माना जाता है, पहली पंक्ति मानी जाती है, इसलिए पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियाँ छंद में रचना की थी। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियाँ छंद की रचना की थी, कुंडलियाँ छंद की रचना की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऊपर मैंने बताया था समाहार शक्ति के लिए ये बिहारी जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान में थी। ये रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में कहा था। बिहारी के संबंध में जो महत्वपूर्ण कथन है वो देखते हैं।
दोस्तों इतने जहाँ जितने भी आप ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको मैंने खुद एडिटिंग करके और इसको लिखा है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी है लग रही है, इसमें जो संपूर्ण जानकारी है वो कैसी है, जहाँ तक मैंने जो मेरा ज्ञान है, संज्ञान है, आज तक जो 5-6 सालों का मेरे पास हिंदी साहित्य से संबंधित जो जानकारी थी, मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रेषित करने का भरपूर प्रयास किया है। अब देखिए, बिहारी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कथन है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये गिरसन कहते हैं, जॉर्ज गिरसन कहते हैं। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा है, एडविन ग्रीव्स कहते हैं। अगर हम बिहारी को मुहावरों का बादशाह कहा जाता है, किसने कहा है? ये राधा कृष्ण दास ने कहा था। किसने कहा था? बिहारी को मुहावरों का बादशाह किसने कहा था? राधा कृष्ण दास ने कहा था। अगर हम पद्म सिंह शर्मा की बात करेंगे तो इन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका में लिखा था कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे कि इनको बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। बिहारी ऐसे पीयूषवर्षीय मेघ है जिनके उदय होते ही सूर्य और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। ये दोबारा से आया है। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि रामचरितमानस के पश्चात सर्वाधिक टीकाएँ बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये किसने कहा था, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बने रहेगी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करेंगे, ध्वन्यात्मकता, व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक और तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन काला की बारीकी पसंदी के समानांतर चलती है। ये बिहारी के बारे में किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने कहा था कि उर्दू शायरी में जो सादगी का चमत्कार मिलता है, उसी को टक्कर देता हुआ चमत्कार बिहारी के शब्दों में की तराश से पैदा किया है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं बिहारी के संदर्भ में कि बिहारी का मन क्रीडापरक प्रेम में बहुत अच्छी तरह रमा था। यही कारण है कि इनके काव्य में सूरती चित्रों को अत्यधिक उल्लेख हुआ है। जिस हाव योजना भंगिमा के लिए बिहारी अत्यधिक प्रशंसा की जाती है, उसके मूल में यही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। आगे रामधारी सिंह दिनकर का कथन है कि बिहारी के दोहों में ना तो कोई बड़ी अनुभूति है, ना कोई ऊंची बात है, सिर्फ लड़कियों की कुछ अदाएँ हैं, मगर कवि ने उन्हें कुछ ऐसे ढंग से चित्रित किया है कि आज तक रसिकों का मन कचोट खाकर रह जाता है। जो लोग कविता में ऊंची अनुभूति या ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की तलाश में रहते हैं, बिहारी की कविताओं में उन्हें अपने लिए चुनौती मिलेगी। ये रामधारी सिंह दिनकर बिहारी के संदर्भ में कहते हैं। विश्वनाथ बिहारी के संदर्भ में कहते हैं कि बिहारी की भाषा पर वास्तविक अधिकार था। भाषा की दृष्टि से बिहारी की समस्त करने वाला, भाषा का वैसा अधिकार रखने वाला कोई मुक्तकार दिखाई नहीं देता। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, और ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बहुत कम कवियों में पाई जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल श्रृंगार रस ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक रत्न माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल बिहारी के संदर्भ में
कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिसमें हृदय कली का थोड़ी देर के लिए खिल उठता है। जो हृदय है वो थोड़ी देर के लिए खिल उठता है। शुक्ल कहते हैं, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। शुक्ल फिर कहते हैं कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत कुछ अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारीखियों के पक्ष में समझना चाहिए। ये भी शुक्ल जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर तक मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक ये वही हैं। आगे चलते हैं। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी सतसई पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई लिखा है। ये किसके अनुसार है तो इसको आपने याद रखना है, शुक्ल के अनुसार है। राधा कृष्ण दास की बात करें तो इन्होंने बिहारी को कहा था कि मुहावरे और उत्प्रेक्षा के तो बिहारी लाल बादशाह थे, राधा कृष्ण दास। श्याम सुंदर दास बिहारी ने शब्दों के साथ बलात्कार बहुत कम किया है। व्याकरण व नियमों के व्यतिक्रम उनकी रचनाओं में बहुत कम पाया जाता है। कहीं कहीं पर जो उनके कुछ शब्द अजनबी से लगते हैं, वह इसी कारण कि इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ये श्याम सुंदरदास जी ने कहा था। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की बात करेंगे कि बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं झलकता है। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रणी है। दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इतने प्रश्न हैं कि आपको YouTube पर इस तरह की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात की जाए, और जहाँ तक मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आप जैसा ही, मैं भी सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो ये जितने भी तथ्य आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, PGT हिंदी की बात करें तो बिहारी सतसई से प्रश्न आता ही है, बिहारी से प्रश्न आता है। अब देखिए, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किया है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। थोड़ी सी एडिटिंग में गलतियां हो गई है तो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बिहारी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए कि बिहारी सतसई की प्रथम टीका किसने लिखी थी तो कृष्ण कवि ने लिखी थी। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में किसने लिखी थी तो कृष्ण कवि ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 3, बिहारी सतसई के दोहों का पलवन रोला छंद में किसने किया था तो अंबिका दत्त व्यास ने किया था। अगर हम प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे कि बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर छंद बनाया तो कृष्ण कवि ने ये काम किया था, दोहा छंद पर बनाया था। बिहारी सतसई के
दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो परमानंद ने किया था। परमानंद दास ने बिहारी सतसई का संस्कृत में अनुवाद किस नाम से किया था? तो श्रृंगार सप्तशती के नाम से किया था। प्रश्न नंबर 7, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? तो लल्लू लाल जी ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 8 पे आइएगा, बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? तो विकल्प सी इसका सही होगा, पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा था। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 10, फिरंगी सतसई नाम टीका किसने लिखी थी? आनंदी लाल शर्मा जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 11 है, यदि सूर सूर है डैश तो बिहारी उस मेघ के समान जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश अचन हो जाता है, कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, राधा कृष्ण दास का है। विकल्प सी इसका सही होगा। बिहारी सतसई है ये लक्ष्य ग्रंथ है, लक्ष्य ग्रंथ है, ये लक्षण ग्रंथ नहीं है। लक्षण ग्रंथ सिर्फ क्या लिखे थे? रीतिबद्ध कवियों ने लिखे थे। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। बिहारी सतसई की टीका अम्र चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? सुरती मिश्र जी ने लिखी थी। बिहारी सतसई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित की रीति किसने माना था? श्याम सुंदर दास ने माना था। हिंदी साहित्य बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना था? लाला भगवान तीन ने माना था। बिहारी को हिंदी मुक्तक साहित्य का बेजोड़ कवि किसने माना था? तो विश्वनाथ सिंह ने माना था। बिहारी को रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि किसने माना था? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। बिहारी की वाग्वी विभूति के लेखक कौन है? विकल्प सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। 20 प्रश्न नंबर 20, शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो वियोग वर्णन का उपहास किया है। प्रश्न नंबर 21 पे आइएगा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। उनकी कविता सिंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती, नीचे रह जाती है, ये जो कथन है शुक्ल जी का है। राम सहाय दास ने किस नाम से टीका लिखी थी? तो राम सतसई नाम से लिखी थी और ये बिहारी सतसई पर टीका लिखी गई थी। सतसई बारनाथ जो टीका है वो किसने लिखी थी? तो ठाकुर ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 25, बिहारी सतसई पर सर्वाधिक दोहे हैं श्रृंगार के, श्रृंगार के भी मिलते हैं, भक्ति के मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा मिलते हैं श्रृंगार के। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा था? तो ये प्रश्न पद्म सिंह शर्मा है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए मैं इस प्रश्न को बार बार रिपीट कर रहा था आपको याद करवाने के लिए। बिहारी के दोहे पर प्रसन्न होकर राजा जयसिंह ने इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया था? तो काली पहाड़ी जो गांव है वो दी थी। किसने बिहारी को पीयूष वर्षीय घनश्याम कहा जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं? राधाचरण गोस्वामी, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, कि बिहारी सतसई को रसिकों का हृदय का घर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। दोस्तों, अगर इस PDF को आपको चाहिए तो आप 80 917 37 287 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं और आप LT-TET की तैयारी करना चाहते हैं तब भी मुझे इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़कर जो हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हिमाचल की परीक्षाएं होती है, PGT हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, तो इससे संबंधित आप परीक्षाओं के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझाया है, पढ़ाया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी जानकारी है जो आपको एक साथ यहाँ पे मिल रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।